Good morning students. Today we are going to start with unit number 7, that is properties of bulk matter. Okay, so today we are going to cover the last topic of this unit, part number A. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब भी हम रिमूव करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस को, देखिए जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया जाता है इलास्टिक बॉडीज़ में से, तो आपको पता है कि वो अपना शेप दोबारा रीगेन कर लेती हैं, ओरिजिनल शेप. लेकिन कुछ इलास्टिक बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम लेती हैं अपनी शेप को रीगेन करने में. रिमेंबर, some elastic bodies regain their original configuration immediately. कुछ बॉडीज़ तो एकदम से रीगेन कर जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन कुछ जो हैं उनको कुछ टाइम लगता है अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन करने में. ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो टेम्पररी डिले आता है उनको अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में वापस आने में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे ही कहते हैं हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. ओके, तो वही कहलाता है. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो ये है कि आपने ये ध्यान रखना है, जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, बहुत कम होता है. इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल. किसके केस में नेग्लिजिबली स्मॉल होता है? क्वार्ट्ज और फॉस्फरस ब्रॉन्ज के केस में. रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है आपका क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो आपका ये इफेक्ट होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, बहुत कम किस में होता है? क्वार्ट्ज और फॉस्फरस ब्रॉन्ज में होता है. लेकिन यही इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज. किस केस में ज़्यादा होता है? वेरी लार्ज फॉर ग्लास फाइबर. रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्लास फाइबर. तो ग्लास फाइबर के लिए ये ज़्यादा होता है. तो इसी रीज़न की वजह से जो सस्पेंशन मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज और फॉस्फरस ब्रॉन्ज होती है वो हम यूज़ करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. देखिए आपका कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है. किसके केस में? वो नेग्लिजिबल होता है क्वार्ट्ज के केस में और फॉस्फरस ब्रॉन्ज के केस में. लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ग्लास फाइबर के केस में, तो वहाँ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है. किस केस में? ग्लास फाइबर के केस में. ओके, तो इसी रीज़न की वजह से जो सस्पेंशन मेड होती है, जो सस्पेंशन बनाई जाती है, वो किसकी बनाई जाती है? वो आपकी क्वार्ट्ज और फॉस्फरस की बनाई जाती है. किस में? फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. ओके, और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यू विल स्टडी दिस इन 12th क्लास. तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो वहाँ पर सस्पेंशंस बनाई जाती हैं वो क्वार्ट्ज और फॉस्फरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती हैं. ओके, फॉस्फर ब्रॉन्ज की. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लेट अस स्टडी इलास्टिक फटीग. देखिए इलास्टिक फटीग क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ठीक है, लेट अस टेक 2 वायर्स. हम 2 वायर्स ले लेते हैं. वन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय बी. ओके, इसको हम रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं, ए वायर को भी और बी वायर को भी. दोनों में हम क्या लगा देते हैं? डिस्क. एट द एंड में दोनों में सेम डिस्क जो है लगा देते हैं. ठीक है, अटैच कर देते हैं एंड पे. अब क्या है, जो डिस्क ए पे हमने डिस्क अटैच कर रखी है उसमें हम क्या देते हैं? टोरोजनल वाइब्रेशन देते हैं वायर में कुछ दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज. ठीक है, हम इसको वाइब्रेशन देते जा रहे हैं फ्यू डेज के लिए. वेयर एज अगर हम बात करते हैं डिस्क बी की,
ठीक है ना, जो कि बी वायर के साथ अटैच्ड है, इसको हमने रखा हुआ है रेस्ट पे। अब ध्यान से सुनिए क्या हमने एक्सपेरिमेंटेशन क्या किया है। हमने दो वायर्स ली हैं, इनको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर रखा है। दोनों के साथ हमने डिस्क जो है सेम साइज़ की जो है अटैच कर रखी है। जो वायर ए के साथ डिस्क है उसको हम टोरोजनल वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें कुछ दिनों तक दे रहे हैं। लेकिन बी को हमने क्या कर रखा है, बी को हमने रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट बोथ द डिस्क बी गिवन सिमिलर वाइब्रेशन। कुछ दिनों के बाद दोनों डिस्क को हम दोबारा से सिमिलर वाइब्रेशन जो है वो देते हैं। ठीक है, तो अब क्या ऑब्जर्वेशन होती है, तो इट इज़ ऑब्जर्व कि जो वाइब्रेशन ऑफ बी है लास्ट लॉन्गर, कि जो बी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा लंबे समय तक करेगा एज कंपेयर टू आपका जो वायर ए करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वायर ए है उस वो क्या हो गई है, आप कह सकते हो वो फटीक हो गई है। उसमें क्या आ गया है, उसमें फटीक आ गया है, मतलब एक तरह से वो क्या हो गई है, टायर्ड हो गई है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन विच वॉज प्रायर गिवन टू द वायर ए। सिंपल सी बात ये है कि जब हमने वायर ए को रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर रखा था तो हम स्टार्टिंग से ही इसको कुछ दिनों तक वाइब्रेशन जो थी दे रहे थे। वेराज जो वायर बी थी जिसके साथ जो डिस्क अटैच थी उसको हमने रेस्ट पोजिशन पे रखा था। ठीक है, उसके बाद जब कुछ दिन बीत गए तो हमने दोनों में सेम वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया। तो हमने ये नोटिस किया कि जो बी वायर है वो लंबे समय तक वाइब्रेट कर पाएगी। ठीक है, बी वायर जो है वाइब्रेशन में होंगी वो काफ़ी लंबे समय तक होंगी, वेरएज जो ए एज कंपेयर टू ए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि जो वायर ए थी उसमें क्या हुआ, वो रुक जाएगी जल्दी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो टायर्ड हो चुकी है, यू कैन से कि उसमें क्या आ चुका है, फटीक आ चुका है। ठीक है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन जो थी उसमें पहले भी थी। तो यही होता है आपका इलास्टिक फटीक। इलास्टिक फटीक क्या होता है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फटीक। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक बॉडी की जहाँ पर उसके बिहेवियर में क्या आ जाता है, विच इज़ ड्यू टू द बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक। बिहेवियर जो है वो कम इलास्टिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रहता है, रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसका एक्शन हो रहा होता है, रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स का एक्शन हो रहा होता है। तो इस यही जो है आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक फटीक कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ बहुत इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्ट को। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द डक्टाइल मटेरियल। देखिए डक्टाइल मटेरियल आपके क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी अगर हम बात करें, ये वो मटेरियल होते हैं जो शो करते हैं लार्ज प्लास्टिक रेंज। ठीक है, ये कौन से मटेरियल होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जो लार्ज प्लास्टिक रेंज शो करते हैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो उनको कहते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। जैसे कि आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो ये आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं। जो इनका ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो वाइडली सेपरेटेड होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। आप सिंपली कह सकते हैं डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो स्प्रिंग और शीट्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें आपका लार्ज प्लास्टिक रेंज आता है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल हो गया आपका सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके डक्टाइल मटेरियल में आते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रिटल मटेरियल। देखिए ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो बहुत स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट शो करते हैं। ओके, दोज मटेरियल विच शोज वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, जो बहुत
छोटी प्लास्टिक रेंज शो करते हैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, उन्हें ब्रिटल मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि आपका ग्लास आ गया, आपका कास्ट आयरन आ गया, तो ये सब आपके क्या आते हैं, ब्रिटल मटेरियल में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात जो है वो ध्यान रखनी है। और ये जो मटेरियल हैं इनको हम बना नहीं सकते स्प्रिंग से या फिर शीट से। ठीक है, सच मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकिंग स्प्रिंग एंड शीट। तो सच मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रिंग एंड शीट्स। ओके, तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट जो मटेरियल, मतलब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो मटेरियल्स हैं आपके, जैसे डक्टाइल मटेरियल हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, आपके इलास्टोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलास्टोमर्स। द मटेरियल फॉर विच strain produced is much larger than the stress applied. Remember this important point. इलास्टोमर्स वो मटेरियल होते हैं जिसके लिए जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू आती है, उसकी स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जितना कि हमने स्ट्रेस भी अप्लाई नहीं किया होता है विद इन द इलास्टिसिटी। तो ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं, जैसे हमारा रबर हो गया, हमारा इलास्टिक टिश्यू हो गया ऑफ अरोटा, लार्ज वेसल्स हो गए कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इलास्टोमर्स की कोई भी प्लास्टिक रेंज नहीं होती है। रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इलास्टोमर्स आर दोज मटेरियल फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप आती है वो क्या होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती है। तो रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम वेरिएशन दिखाएं स्ट्रेस और स्ट्रेन की इलास्टोमर्स के लिए, तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो द ग्राफ कि इलास्टोमर्स के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसे बनता है। दिस इज योर स्ट्रेस, स्ट्रेन, जो वेरिएशन आती है वो कुछ इस तरह से आती है आपकी। ओके, तो जो आपकी मटेरियल होते हैं जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन में वेरिएशन आती है और वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ पर जो इलास्टिक लिमिट आती है, इलास्टिक रीजन आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात है, दे डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ भी ओबे नहीं करते हैं। रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इलास्टोमर्स जो हैं वो आपका हुक्स लॉ जो है वो ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती है। जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जस्ट लाइक क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, इनका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो इलास्टिक लिमिट के पास ही आता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर। अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेच वायर है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या आती है। ठीक है, तो जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा अगेंस्ट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि एक्ट करेगा पार्टिकल ऑफ द वायर के बीच में। ठीक है, और जो ये वर्क डन होता है यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है स्ट्रेचिंग अ वायर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क डन होता है वायर को स्ट्रेच करने में, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, सिंपल सी बात है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, कि एवरेज फोर्स कितना है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका कि लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, तो एवरेज फोर्स जो आता है आपका कितना आता है, यहाँ पर एवरेज फोर्स की वैल्यू आपके पास F/2 आती है। ठीक है, और साथ में जो इंक्रीज इन लेंथ हो गया वो हो गया आपका डेल्टा L। तो यहाँ से आ जाता है आपका एवरेज फोर्स दैट इज F/2 इंटू डेल्टा L। तो ये आपके पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है। अब ध्यान से देखिए कि आपके पास हम यही फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ किस में निकालेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करते हैं
कि देखिए अब ये हाफ का हाफ आ गया और फोर्स है, तो फोर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास लेंथ है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, U इज़ इक्वल टू, ये आपका एवरेज फोर्स आ गया इनटू इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज इन लेंथ है, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल। हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय ए एल एंड डिवाइड बाय ए एल। हम इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यानी ए एल से मल्टीप्लाई और ए एल से हमने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एल जो है वो आपका क्या है, लेंथ है वायर का, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये फोर्स हो जाएगा आपका फोर्स, ये जो ए है वो हम एफ के नीचे लिख देते हैं और डेल्टा एल, जो आपका ये एल था इसको हम डेल्टा एल के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। बच क्या गया आपका ऊपर ए एल, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है ए इंटू एल, ये क्या काम करेगा आपका, दिस विल वर्क एज वॉल्यूम। क्या काम करेगा, ये वॉल्यूम का काम करेगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस विल बी स्ट्रेन। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या होता है आपका स्ट्रेस। देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, और ये एरिया इंटू लेंथ। देखिए एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है आपका, वॉल्यूम ही बनता है। देखिए एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज़ मीटर स्क्वायर और लेंथ हम किस में लिखते हैं, मीटर में। तो जब आप मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट मीटर क्यूब एंड इट इज़ द यूनिट फॉर वॉल्यूम। तो इसीलिए तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बना है। कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि एक फॉर्मूला तो ठीक है, ये एवरेज फोर्स इनटू आपका इंक्रीज इन लेंथ आ गया, तो हमने लिख दिया एवरेज फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ बाई टू इंटू डेल्टा एल, ठीक है ना। तो ऐसे कर दिया हमने डिनोट। बट क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना कि अगर हम एक वायर कंसिडर करें जिसका लेंथ एल है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, एफ जो है वो स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर दें, ऑब्वियस सी बात है आपको पता है अगर कोई वायर है उसके ऊपर, वायर के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इंक्रीज़ आ जाता है। पहले अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी तो उसकी इंक्रीज़ हो गया लेंथ में, जैसे ही हमने इसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, बट लेंथ में जो डेल्टा एल था, जो इंक्रीज़ आया उसमें जो इंटरनल फोर्स हुई वो कहाँ से, ज़ीरो से एफ हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए जो एवरेज हम लेते हैं वो ज़ीरो प्लस एफ बाय टू लेते हैं। तो यहाँ से तो एवरेज फोर्स एफ बाई टू आ गया हमारा, और जितना भी वायर में इंक्रीज़ आ रहा है वो डेल्टा एल आ गया। बट उसके बाद ये फार्मूला से ये फार्मूला बनाना मुश्किल होता है। तो ये फार्मूला कैसे होता है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने इसी जो फार्मूला है इसमें ही हमने एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया आपका स्ट्रेस होता है, डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन बन जाएगा, सॉरी दिस इज स्ट्रेन, और आपका जो ये ए इंटू एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर हम स्ट्रेस इलास्टिक पोटेंशियल लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे फार्मूला को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम के साथ। अगर हम इस पूरे फार्मूला को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी विल गेट हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रह जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और इस स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की टर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कि क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए कैसे बन सकता है ये फॉर्मूला, सिंपल सी बात है कि देखिए स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है आपका, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं आपका, देखिए स्ट्रेस को कैसे लिखा जा सकता है, स्ट्रेस को लिखा जा सकता है यंग्स मॉडुलस
इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या निकलता है, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन एक आपका थाई था तो इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से पूरा फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ये यंग मॉडुलस यहाँ आ गया और ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है। तो ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये है आपका। अब बात करें अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी, जहाँ पर के आपका फोर्स कांस्टेंट होता है और एक्स जो होता है वो चेंज इन लेंथ आता है आपके पास। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्मल स्ट्रेस। देखिए थर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपके पास। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस क्या है, कहते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रॉड फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड इज चेंज्ड। कहते हैं जब टेम्परेचर फिक्स रॉड का बोथ एंड पे क्या होता है, चेंज होता है, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूस स्ट्रेस है उसी को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपका फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और यहाँ से फोर्स पर यूनिट एरिया से जो आपका वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, जहाँ पर जो अल्फा है आपका वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं आपके थीटा की, तो आपका थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड होता है। डेल्टा थीटा जो आता है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका डेल्टा थीटा। तो यहाँ से जो ये फॉर्मूला आ गया, ये आपका थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। एक थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस भी होता है। वो कब लिया जाता है, अगर आपका टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो है एनक्लोज इन अ वेसल ऑफ एनी रिजिड मटेरियल, उसको चेंज किया जाता है, तो वहाँ पर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस जो होता है वो चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है आपका, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी के साथ, दैट इज इक्वल टू बी वाई डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इसके इक्वल होता है। तो ये आपको कुछ दो फॉर्मूले जो होने चाहिए वो लर्न होने चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखिए कहते हैं व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाती है, कहाँ पर अप्लाई की जाती है, फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड वायर, किसी फ्री एंड पे जो वायर सस्पेंडेड है उसके ऊपर जब हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस, तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है। जो इंक्रीज होगा उसको हम डेल्टा एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रेडियस में डिक्रीज आएगा उसको हम डेल्टा आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपके जो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, ऑब्वियस सी बात है अगर आप वायर में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसके साइज में तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो कहता है जो भी चेंजेस आते हैं वायर जो है कुछ ना कुछ आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसको हम डेल्टा एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रेडियस में वायर की रेडियस में डिक्रीज आएगा उसको हम डेल्टा आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दो तरह के क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रेन। एक स्ट्रेन जो है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है, वो क्या होगा कि जो भी वायर में चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लिटरल स्ट्रेन क्या होता है, लिटरल स्ट्रेन होता है आपका जो भी डिक्रीज आपका रेडियस में आया अपॉन ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, डिक्रीज आया है इसीलिए हमने क्या डिनोट कर दिया, यहाँ पर माइनस से डिनोट कर दिया है। तो पॉइजन रेशियो होता क्या है, पॉइजन रेशियो इन्हीं दोनों का रेशियो होता है कि अगर हम लेटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम पॉइजनस रेशियो कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं। और पॉइजन रेशियो जो होता है वो हमने किससे डिनोट किया होता है, सिग्मा से। तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आती है आपकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू।
और ये ध्यान रखिएगा जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की वो -1 एंड 0.5 के बीच में आती है. रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Its practical values lies between 0 and 0.5. Theoretical value तो -1 और एंड 0.5 के बीच में आती है, लेकिन वहीं अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो 0 से 0.5 के बीच में आती है. ओके, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस and your modulus of rigidity और you can say shear modulus of elasticity. ठीक है, ये आपके 3 modulus of elasticity हैं जिसको हमने y, b और g से पहले रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, डिफरेंट बुक्स में इनको डिफरेंट जो है लेटर से डिनोट किया होगा, बट वी हैव ऑलरेडी डन विद y, b और g, तो इसीलिए मैंने y, b और g से रिप्रेजेंट किया है. बल्क मॉडुलस यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और जी क्या होता है आपका, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. और इनके साथ रिलेशनशिप सिग्मा का, और सिग्मा अभी हमने पढ़ा है, सिग्मा आपका क्या होता है, दैट इज पॉइजन रेशियो. तो इनमें आपके ये कुछ रिलेशन आते हैं, तो यू शुड नो दीज रिलेशन. तो ये रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2g 1 प्लस सिग्मा, sigma equals to 3b minus 2g divided by 2g plus 6b, and last but not the least that is 9 by y that is equal to 1 by v plus 3 by g. ओके, सो ये आपके कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, it will help you to do the numericals. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.